ओके, तो इकोलॉजी में पहले स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जहां से स्टार्ट हुआ था, मतलब जहां से हम लोगों का इकोलॉजी स्टार्ट हो रहा है वहीं से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट में क्या होगा, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, organism is composed of that organs, isn't it, organs, और it is the smallest and most specific level, है ना, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन अगर हम लोग दें तो an individual who is capable of performing his action individually without the help of others, है ना, ये एक इंडिविजुअल का डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में क्या है कि नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ बोलना चाहिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, है ना। जब हम लोग पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो कुत्ता बिल्ली सब काउंट करते हैं क्या इंडिया में, सेंसस होता है तो नहीं करते ना, मतलब क्यों है कि एक ही स्पीसीज का पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं। वैसे जब टाइगर का पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो टाइगर का ही करते हैं, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भी काउंट कर रहे हैं साथ में, भले हम लोग कुछ लोग शेर बोलते हैं अपने आप को, पर वो अलग बात है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन all of the individual of the single species inhabiting a certain area, देखो अब यहाँ पे सोचो, inhabiting a certain area, because population is always an area specific and time specific। अगर ये दोनों को हम लोग नहीं बात करें, एरिया और टाइम को, तो दिस डेफिनेशन इज यूजलेस, इवन यूजलेस। इंडिया का पॉपुलेशन ये है, मतलब आप समझोगे कि इट इज प्रेजेंट कंटेक्स्ट, है ना। इंडिया का पॉपुलेशन 500 मिलियन है, तो मिलियन था, अब भाई कब था, ठीक है ना, किसी टाइम पे था, कोई टाइम रहना चाहिए। सो पॉपुलेशन इज टाइम स्पेसिफिक। फिर किसका पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन, मतलब एरिया स्पेसिफिक, फाइन, ओके। तो पॉपुलेशन डेफिनेशन, ये डेफिनेशन अच्छा डेफिनेशन है, ये आई विल गिव यू बेटर डेफिनेशन, ये जस्ट एक बनाया इसको, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन में ये समझ गए। फिर हुआ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, तो कम्युनिटी क्या है कि अभी तक पॉपुलेशन किसकी बात कर रहे थे, सिंगल स्पीसीज की। अब कम्युनिटी जैसे ही बात करते हैं मल्टीपल स्पीसीज की कम्युनिटी, मल्टीपल स्पीसीज का पॉपुलेशन जब एक ही जगह पे रहता है, दे शेयर एन एरिया, वी कॉल इट कम्युनिटी, है ना, दे शुड शेयर एन एरिया, ठीक है ना। एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर फॉर द कम्युनिटी, ठीक है ना। नाउ कम्युनिटी में पहली बार कुत्ता बिल्ली को लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, अभी तक कुत्ता बिल्ली को नहीं लेके आए थे। इसका मतलब कोई भी कम्युनिटी होता है तो उसमें ये मत बोल रहे हैं कि इसमें कुत्ता बिल्ली भी रहेंगे, ठीक है। फिर इकोसिस्टम, कम्युनिटी अलोंग विद नॉन लिविंग एलिमेंट्स। अब देखो अभी तक कौन था, लिविंग थे, जितने भी थे लिविंग थे। अब पहली बार इकोसिस्टम के डेफिनेशन में नॉन लिविंग एलिमेंट्स आर कमिंग, ठीक है ना, लाइक सॉइल, वाटर, सनलाइट, ठीक है ना। सो सी द डिफरेंस, ऑर्गेनिज्म biotic, population biotic, community biotic. Now ecosystem, here the interrelationship between the biotic and abiotic, and not only the relationship, the functional relationship, the functional relationship of the biotic and abiotic element, है ना, उसको हम लोग सिस्टम में देखते हैं। इकोसिस्टम, सिस्टम में हमेशा से एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, उसका आउटपुट जो है किसी और का इनपुट को इफेक्ट करता है, फिर से इनपुट होता है, फिर आउटपुट होता है, उसका भी फीडबैक यूज होता है किसी और के इनपुट में, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग। फिर होता है बायोम। बायोम शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, द all the animals and all the flora and faunas will be having certain characteristics of certain common characteristics of that area. जैसे डेजर्ट, सी द डेजर्ट, हर एक प्लांट और हर एक एनिमल में एक चीज का प्रॉपर्टी श्योर होगा, दैट इज कंजर्विंग द वाटर, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम कैक्टस टू कैमल, है ना। यू कैन फाइंड कि उसमें ये कॉमन तो आपको श्योरली दिखेगा कि उनके में कुछ ऐसा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि डोमिनेटेड, दैट इज डोमिनेटेड बाय क्लाइमेट, है ना। तो बायोम में क्या है, इसमें भी बायोम में भी इकोसिस्टम अराउंड द प्लैनेट। नॉर्मली बायोम क्या होता है, थोड़ा सा इकोसिस्टम से बड़ा हो सकता है। विद इन अ बायोम मल्टीपल इकोसिस्टम कैन बी देयर, है ना, विद इन अ बायोम मल्टीपल इकोसिस्टम कैन बी देयर, फाइन। like GeoIS, MoroIS, तो GeoIS, तो GeoIS का स्टूडेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है,
दैट विल कम अंडर इकोलॉजी, इकोलॉजी है ना, जो हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब ये एक स्टडी है, मतलब ये मैं डेफिनेशन इकोलॉजी का नहीं दे रहा हूँ, पर ये आपको समझना के लिए इजी होगा आपका कैसे रिलेशनशिप है, उस चीज को आप क्या करते हैं इकोलॉजी में देखते हैं, साइंटिफिक स्टडी से, है ना। And how you are interacting with GUIs, like you are having the class, online offline class, you are having the test, you are performing on the assignments, तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है ना, ये जो इंटर रिलेशनशिप है, इसको हम लोग इकोसिस्टम पे बात कर रहे हैं। आपका जो परफॉर्मेंस है दैट विल गिव अस बेनिफिट, हमारा जो परफॉर्मेंस है दैट विल गिव यू द बेनिफिट, ठीक है ना, ये चीज है। तो इवन आपका इंडिविजुअल का कॉम्पिटिटिवनेस किसी दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, दूसरे का कॉम्पिटिटिवनेस द वे ही इज आंसरिंग और शी इज आंसरिंग, उसका दूसरे पर इफेक्ट डाल रहा है। तो ये हर का एक पर्टिकुलरली फंक्शनल रिलेशनशिप है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। फाइन, ओके। फिर होता है बायोस्फीयर, तो जहां पे जल थल नभ मिल जाते हैं वो है बायोस्फीयर, ठीक है ना। जहां पे प्लैनेट, जहां पे लिथोस्फीयर वाला पोर्शन है ना, वो जो मिलता है विथ एटमॉस्फेयर विथ हाइड्रोस्फीयर, वो जहां पे मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर, क्योंकि यही तीन तो चाहिए। तो वाई बायोस्फीयर इज नॉट देयर इन द मार्स, बिकॉज लिथोस्फीयर तो है, फाइन, एटमॉस्फेयर भी थोड़ा बहुत है, बट whether there is hydrosphere, no। अभी अभी हम लोग ने बोला है कि सॉल्टी वाटर है वहां पे, ठीक है ना, सॉल्टी वाटर है, क्योंकि मार्स में सॉल्ट वाटर होने से क्या बेनिफिट हो, और तो सॉल्ट वाटर होने से इवेपोरेशन जो होता है वो कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी वो लिक्विड फॉर्म में रह पाता है ना, यही चीज है। तो हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मार्स में कि उस वाटर से ऑक्सीजन को कन्वर्ट, ऑक्सीजन बनाएंगे, है ना, उस वो जो वाटर है, जो सॉल्टी वाटर है, उससे हम लोग ऑक्सीजन बनाएंगे, और ऑक्सीजन जब बनेगा तब वो लिविंग बन जाएगा, तो मतलब एटमॉस्फेयर भी हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर भी हो जाएगा, और हमारा जो लिथोस्फीयर या प्लैनेट जो भी है वो भी हो जाएगा, ठीक है ना, दैट इज द थिंग, ओके। तो हम लोग कहाँ पे आए थे, ये तो हम लोग पॉपुलेशन का प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म usually of the same species occupying a defined area during a specific time, ठीक है। The main limiting factor for the growth of a population is abiotic and biotic component. Can anybody explain, is there any abiotic component which can limit the growth of particular population? Any example? The water. Okay, water. Explain करो उसको। Limiting factor अगर है तो presence or absence of water will matter. Like in absence of water, obviously the human population cannot survive. Not only human population, so apart from Yes. human population, what could be the whether water is the limiting factor for other organisms also? Yes, sir. Water is the basic criteria for life, we can say, because without water, the non-living components or some other components than like plants also. Okay, if water is not there, plants cannot perform photosynthesis on basic level. So obviously humans won't get anything to eat, and also for animals as well. In the absence of water, those animals on which we survive, they will not survive, and in turn, obviously it will affect human beings too. Okay, fine, convinced. And any biotic component? Which is plants, sir. limited. Plants. Achha. If plants In will not be there, then yes. In absence of plants, we will not be able to get oxygen, which is essential for our survival. Okay. So plants and
maybe the limiting factor for this for a human population, apart from human population, take any example of any kind of population of the any kind of species and give any abiotic factor and biotic factor which is responsible for the survival of that species, the population of that species. For the birds, take for the ये जो गौरैया बर्ड होता है ना, स्पैरो बर्ड, ठीक है ना, स्पैरो बर्ड, उसके साथ क्या लिमिटिंग फैक्टर है अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट में? जैक स्पैरो वाला नहीं, स्पैरो बस। कोई भी बताओ, इतना तो पता होगा थोड़ा बहुत, इसमें क्या है? What could be the abiotic factor which is the limiting factor or biotic factor? Definitely the decline of the population of the sparrows are there. Fine. So what could be the possible I'm saying, what could be the possible biotic and abiotic factor for the decline of the population? The possible abiotic factor could be the climate. Actually, climate includes the gases and the climatic components. तो अगर climatic components में change आएगा तो वो लोगों का survival मुश्किल हो जाएगा. They cannot reproduce and the reproduced offsprings couldn't survive. So it can limit their survival. Okay. So you have said a climate may be the limiting factor. And climate में हम लोग mainly दो चीज बात करते हैं, temperature and precipitation. Whether temperature and precipitation is having any negative effect on the population of the sparrow. Yes, sir. They Yes, cannot adapt to all the temperature range. Okay, that temperature might be the limiting factor for sparrow, but what is more convincing answer? What could be the more convincing answer? और कुछ कोई बता सकता है? Sir, the telephone towers and poles are posing a problem to their population. अच्छा, that is the problem because इसके कारण से तो मतलब उनके लिए चैलेंज हो गया, इन्वायरमेंट में चैलेंज क्रिएट हो गया, isn't it? जो उनका प्लेस था उस पर चैलेंजेस क्रिएट हो गया, है ना? या तो हम लोग जैसे चैलेंजेस मल्टीपल चीजों में होता है, कई बार एक्सोटिक स्पीसीज आ जाता है ना, उसके कारण से भी चैलेंजेस क्रिएट हो जाता है. तो चैलेंजेस इन्वायरमेंट में क्रिएट किसी बायोटिक या अबायोटिक कंपोनेंट के कारण से हो सकता है. जैसे कोई प्लांट्स का सर्वाइवल कम क्यों हो जाता है जब कोई नेटिव स्पीसीज के अगेंस्ट में कोई एक्सोटिक बाहर का जो स्पीसीज है, एलियन स्पीसीज, वो आ जाता है और वो उसका न्यूट्रिशन खा जाता है. वीड्स है ना? Yes, sir. In case of sparrows, the pigeons and doves have taken they're invasive species actually. The pigeons and doves and even the jungle miners, they take away their land and they take away their area and then they scare away the sparrows and all from their actual the place they inhabit. So yeah, that's an example of that. That could be one of the reasons. But I have not studied anywhere कि ये one of the reason है. हो सकता है इसके लिए पीछे ऑर्निथोलॉजिस्ट लोगों ने ये डाला होगा आंसर, हो सकता है आप जान रहे हो, बट और कोई आंसर बता सकते हैं कि और कुछ अबायोटिक कंपोनेंट हो रहा है? सर प्रेडेटर्स भी एक कंपोनेंट हो सकते हैं फॉर देयर सर्वाइवल. बायोटिक कंपोनेंट हो सकता है, बट देखो प्रेडेटर्स के साथ ना सर्वाइव करना ना दोनों सीखते हैं, है ना? लाइक जैसे डियर है, वो प्रेडेटर के साथ रहने के लिए पूरा परफेक्टली एडजस्टेड है कि कैसे वो बचे, कैसे क्या करे. हर एक बर्ड, इवन हर कोई इंडिया मतलब ह्यूमन बीइंग को भी देख लो या किसी भी एनिमल्स को देख लो, वो लोग काफी कॉम्पिटिशन से बचने के लिए काफी कुछ उनके पास मैकेनिज्म है. कुछ ऐसा चीज है जो कि लिमिटिंग हो रहा है. एक चीज श्योर. अच्छा ये बताओ, ये जो वाटर के सराउंडिंग में ही ज्यादा बर्ड्स थ्राइव कर पाते हैं, रह पाते हैं आसपास में. नॉट ओनली द बर्ड्स बट आल्सो द अदर काइंड्स ऑफ स्पीसीज आल्सो.
है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि वाटर बॉडीज के पास शांति रहती है कि सब पानी पीने जाते हैं, बाद में भले लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, प्रेडेटर प्रे वाला जो भी रिलेशनशिप होगा, है ना। तो ये जो अबायोटिक कंपोनेंट में तो मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ना, and कहीं ना कहीं नहीं, मतलब दैट इज श्योर कि बिकॉज क्या होता था कि पहले पॉन्ड्स और ये वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा थे, है ना। व्हाई वी आर ट्राइंग टू कंजर्व, व्हाई वी आर ट्राइंग टू क्रिएट मल्टीपल वेटलैंड्स हम लोग इतना क्रिएट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं या कंजर्व करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दैट विल बी द ब्रीडिंग ग्राउंड, that will be the breeding ground, that will be the feeding ground in fact, and for those birds, है ना। इवन देखो बाहर से भी जो माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं वो किसी न किसी लेक के आसपास में आते हैं, या सॉल्ट लेक में यहाँ पे देख लो माइग्रेटेड बर्ड्स आएंगे, वहां पे भरतपुर सेंचुरी को देख लो, वहां पे तो हर जगह पे देखोगे कि आपको कोई ना कोई वाटर बॉडी रहना जरूरी है। तो सो वी कैन ऑल्सो से कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो था पहले नेचुरल टाइम में वो उतना अवेलेबल नहीं है। बट सेकंड एक और जो बायोटिक कंपोनेंट आई कैन से, एक तो ये अबायोटिक कंपोनेंट हुआ वाटर, है ना। सेकंड अबायोटिक कंपोनेंट क्या हुआ, सॉरी सेकंड बायोटिक कंपोनेंट क्या हुआ, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्री। देखो किसी भी बर्ड का दो ही प्रॉब्लम होता है, वाटर एंड शेल्टर, है ना। शेल्टर नहीं है रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो शेल्टर हम लोग इकोलॉजी में क्या समझ रहे हैं, हम लोग होम को कंजर्व करना है हमारे हमको, है ना। अल्टीमेटली किसी भी स्टडी का पर्पस होना चाहिए कि इसके बाद हम लोग कुछ एक्शन कर सके। तो एक्शन क्या होगा, टू सेव द हैबिटेट, उनके घर को सेव करो, और उनका घर कहाँ पे, ट्रीज में है, तो ट्री को सेव करो। सो एंड ट्री इज द बायोटिक कंपोनेंट। हाँ, अब इनडायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं ट्री क्यों कंजर्व नहीं हो पा रहा है, ट्री का मल्टीपल रीजन है ना। Limited availability of water, limited availability of the groundwater also, multiple reasons है, the fertile soils also, तो multiple reasons है ट्री के सर्वाइवल के लिए, isn't it? So for sparrow या तो बोल लो कि किसी भी बर्ड के लिए, अगर एकदम क्लियरली मैं बता रहा हूँ, रैंडमली आंसर करना है कि मतलब जो करेक्ट होना चाहिए, दैट इज लॉस ऑफ हैबिटेट। क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो भी एनिमल्स होते हैं, क्वेश्चंस कभी पूछेगा कि इसके लॉस होने का क्या रीजन है, तो पहले तो डाल दो कि लॉस ऑफ हैबिटेट, एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। तो ठीक है, इवन एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें पानी कंजर्व रहता है, पानी जमा रहता है, तो उसके आसपास में बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ओके, तो अबायोटिक कंपोनेंट फॉर स्पैरो इज दिस। टाइगर का पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन किया हुआ होगा, व्हाट कुड बी द टाइगर पॉसिबल रीजन? पॉपुलेशन ह्यूमन एक्टिविटीज पोचिंग की वजह से। अच्छा, वन बाय वन, शिल्पा पहले आप आंसर कर लो। पोचिंग की वजह से सर। पोचिंग की वजह से, ओके, पोचिंग कुड बी वन ऑफ द रीजन, है ना। वो बायोटिक कंपोनेंट है जो कि हम लोग ने चैलेंज क्रिएट कर दिया, है ना, ह्यूमन के अगेंस्ट में चैलेंज क्रिएट हो गया। फाइन, एनी अबायोटिक कंपोनेंट और कोई बायोटिक कंपोनेंट है उसके लिए? एबायोटिक से लॉस ऑफ हैबिटेट ही होगा, क्योंकि फॉरेस्ट सब काट के वहां पे लोग फार्मलैंड या पे घर बना रहे हैं, तो उनका भी घर तो खत्म हो रहा है टाइगर्स का। ओके, प्रीति यू वर आंसरिंग ना, शिल्पा आपने आंसर कर दिया, प्रीति आप भी आंसर करने वाले थे ना। नहीं, पीएस कौन है यहाँ पे? पवित्र सरकार, अच्छा पवित्र आंसर कर रहे थे शायद। I was Yes, dear. answering. Okay, yeah, yes dear. So I was stating human factors, like अगर biotic factors में हम consider करेंगे तो humans का जो forest clearance का ये हो रहा है उसकी वजह से भी tiger population affected हो रहा है। Okay, so biotic वजह से component is उनका more habitat dominated. destruction हो रहा है। Yes, loss of habitat is also one of the reason. Yeah. Fine, very good. तो दोनों का सेम, दोनों ने का आंसर ऑलमोस्ट सेम है, एंड दैट इज ट्रू आल्सो, है ना। हैबिटेट का लॉस होना। देखो टाइगर इज नोन एज द अम्ब्रेला स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज, ठीक है ना। टाइगर इज नोन एज अम्ब्रेला स्पीसीज लाइक हनी बी, है ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला स्पीसीज। अगर सारे
स्पीसीज को कंजर्व नहीं कर सकते तो टाइगर को सेव करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली बाकी लोग कंजर्व हो जाएंगे। Why we are having so many टाइगर प्रोजेक्ट्स? बिकॉज क्या होता है, एक टाइगर को सर्वाइवल के लिए, टाइगर बनाया गया है सर, कितना अच्छा टाइगर बना बता। हाँ, एक टाइगर के सर्वाइवल के लिए चाहिए इतना बड़ा एरिया, है ना। 2 टाइगर एक जगह पे रह नहीं सकते, सुना है ना, इतना बड़ा एरिया चाहिए। तो अगर एक इस टाइगर को कंजर्व करना है और दिस मच एरिया और दिस मच लैंड यू विल हैव टू प्रोवाइड, तभी वो उसमें प्रेडेटर प्रे एंड प्रॉपर तरीके से बिना फ्रस्ट्रेशन बिना डिप्रेशन के वो रह पाएगा, है ना। जहाँ पे वो आराम से अपना ये करेगा, हंटिंग करेगा, जो भी करना है करेगा, ठीक है ना। तो एक टाइगर के सर्वाइवल के लिए इतना जगह, तो दूसरे टाइगर के सर्वाइवल के कितना जगह, फिर वैसे ही निकालते जाओ। सो इन दिस वे whole of the area just to conserve this tiger we are conserving, ये पूरा का पूरा एरिया को हम लोग उसके लिए एक टाइगर के लिए सबसे कैलकुलेट किया, और उसी तरीके से सारे टाइगर के लिए करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो टाइगर का एक और रीजन होता है, दोनों आपस में लड़के भी बहुत सारे टाइगर मर जाते हैं, लॉयन के साथ भी ऐसी होता है, टाइगर के साथ भी ऐसी होता है ना। और वो चीज को हम लोग अवॉइड करना है। तो वो क्यों हो रहा था ज्यादा रीजन, बिकॉज आप इतना लिमिटेड एरिया दे दोगे तो फिर मुश्किल होगा ना उनके लिए। सो दैट्स वाई अम्ब्रेला स्पीसीज, वाई, क्योंकि हम लोग उसको अगर कंजर्व कर दिए तो ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा एरिया बच जाएगा हमारा, ठीक है ना। और उसको बचाने के लिए हम लोग डियर को भी लेके आएंगे, और डियर को बचाने के लिए फिर बाकी चीज ट्रीज लेके आएंगे, तो इस तरीके से वो एरिया बच जाता है। सर यस सर कैन यू प्लीज रिपीट, नेटवर्क इशू की वजह से साउंड चला गया था, लाइक अच्छा 5 मिनट ओके। से मैंने कुछ सुना नहीं। कहाँ से नहीं, टाइगर का अम्ब्रेला स्पीसीज सुना था? नो सर आपने क्वेश्चन पूछा था उसके बाद से टाइगर के बारे में, उसके अच्छा बाद से सर। ठीक है। तो देखो मैंने ये बोला कि टाइगर का लिमिटिंग फैक्टर क्या है। पहला लिमिटिंग फैक्टर है ह्यूमन के साथ, ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट जो होता है, और हम लोग अपने करेज के लिए भी टाइगर को मार देते हैं, ठीक है ना, हंटिंग वगैरह के कारण से। तो दैट इज द बायोटिक चैलेंजेस, एंड अबायोटिक चैलेंजेस इज द हैबिटेट, ठीक है ना। ये दोनों 2 रीजन है जिसके कारण से टाइगर का लॉस हो रहा है। टाइगर और पोचिंग जो बोल रहे हैं हम लोग, ह्यूमन का पोचिंग जो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हम लोग करते हैं, ह्यूमन पोचिंग करता है। सो टाइगर का अब मैं क्या बोल रहा था, सेकंड चीज बताया कि टाइगर इज अम्ब्रेला स्पीसीज। टाइगर को हम लोग कंजर्व कर देते हैं तो बाकी को भी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिल जाता है, बिकॉज एक टाइगर को बचाने के लिए, एक टाइगर को बचाना है हमको, तो इतना बड़ा एरिया उसको देना ही पड़ता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जितना उसको देना पड़ेगा। अदरवाइज 2 टाइगर एक ही एरिया पे हो जाएंगे तो कंफ्लिक्ट के कारण से कोई एक दूसरे का डेथ हो जाएगा, है ना। सो दैट्स व्हाई when you are conserving a single tiger you will have to provide this much of the area, है ना। और इस इतना एरिया अगर हम लोग देते हैं टाइगर को तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट ऑफ दिस एरिया विल बी सेव्ड, है ना, एंड दैट विल बी अनटच्ड आल्सो, बिकॉज टाइगर रहता है तो नॉर्मली ह्यूमन उतना ज्यादा तेजी से क्लोजनेस से नहीं जाते हैं, तो इट विल बी अनटच्ड आल्सो एंड दिस विल बी अ गुड एनवायरनमेंट। तो इफ वी आर ट्राइंग टू कंजर्व टाइगर, ऑटोमेटिकली आवर एनवायरनमेंट इज बीइंग कंजर्व। टेक द केस ऑफ द सिंगल टाइगर, नाउ मल्टीपल टाइगर्स, है ना, उसका भी अपना एक एरिया होगा। कुत्तों का भी तो एरिया होता है, तो टाइगर का नहीं होगा, है ना। टाइगर का भी इतना बड़ा एरिया हुआ, ठीक है ना। तो यू कैन सी कि टाइगर इज अम्ब्रेला स्पीसीज, टाइगर को कंसिडर करो सारा चीज हो जाएगा, because the things which we will have to conserve in order to control the population of the tiger, increase the population of the tiger, we need a particular area and we will have to save the habitat, ठीक है ना। so that's the thing। वही मैंने बोला हनी बी, जो हम लोग बोलते हैं ना, हनी बी को अगर सर्वाइवल करवाना है तो फ्लावर निकालना पड़ेगा, फ्लावर को करवाना है तो आपको ट्रीज प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, ट्रीज प्लांट्स लगेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी। सो हनी बी इज आल्सो अम्ब्रेला स्पीसीज, ठीक है ना। सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ अम्ब्रेला स्पीसीज। इसलिए वी विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द अम्ब्रेला स्पीसीज। इवन देखोगे कि बोलते हैं कि स्क्विरल को आप लोग बचा लोगे तो काफी कुछ आपका एनवायरनमेंट बच जाता है। तो स्क्विरल को आपको सेव करना है तो, और स्क्विरल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है स्क्विरल, क्योंकि जितने भी सीड्स है उसको खा पी के उधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करते जाता है, फेंकते जाता है, और इससे फिर से नए सीड्स आते जाते हैं और मतलब फिर से एक नया ट्री ग्रो करता है। तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्क्विरल का, ठीक है ना। तो स्क्विरल को सेव करो, बाकी चीजें सेव हो जाएंगे, ठीक है ना। सो दैट इज द वी वर ट्राइंग टू define the role of the population in the ecosystem,
है ना। एक पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का पॉपुलेशन कितना ज्यादा काम करता है, बट ऑल्सो द ओवर पॉपुलेशन इज हैविंग डेरिवेटरी इफेक्ट, है ना, अपोजिट इफेक्ट होने लग जाता है जो अगर ओवर पॉपुलेशन पर्टिकुलर स्पीसीज का ज्यादा हो जाता है, लाइक क्रो एंड पिजन्स, है ना, कुछ ज्यादा ही ग्रो कर गए, है ना, तो उसके लिए बाकी लोगों के लिए श्योरली रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हो जाएगी, है ना। आप डालते हो दाना कि कुछ अच्छे बर्ड्स आएंगे उसको खिलाएंगे करके आ जाता है क्रो, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग, पॉपुलेशन हो गया। वैसे ही मॉस्किटो, ओवर पॉपुलेशन। कम्युनिटी, वैसे मॉस्किटो का भी एक इम्पोर्टेंट रोल था। अगर मॉस्किटो नहीं होते ना तो वेस्टर्न घाट अभी तक गया होता। जो भी वेस्टर्न घाट को कटिंग करने के लिए जाता था ट्री को, ऐसे मलेरिया वगैरह से मर जाते थे, ठीक है ना। तो इसके कारण से ये एक एनसीईआरटी का ना टीचर्स की बुक आती है, उसमें ये लिखा हुआ है, ये ना एनसीईआरटी के ना टीचर्स की बुक आती है, ये ना बुक फेयर में मुझे मिला था, बहुत अच्छी बुक है, बट आपके लिए यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये क्या है, कुछ ऐसी बुक्स आपको खजाना मिल जाता है जिससे आपको अच्छे आंसर लिखने के लिए अच्छा हो जाता है। तो गो टू द एनसीईआरटी स्टॉल whenever you will be going to this book fair, है ना। जब जाओगे तो ऐसा कुछ अच्छा बुक मिल जाएगा ना, तो दैट विल मतलब आपको दैट विल गिव यू एन एज एज कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स, ठीक है ना। ओके, तो कम्युनिटी हम लोग जब यूज करते हैं वर्ड्स, कम्युनिटी में कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन का, पर्टिकुलर स्पीसीज का पॉपुलेशन ज्यादा डोमिनेट करता है, एंड वी डिफाइन दैट कम्युनिटी बाय अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दैट कम्युनिटी। हमारे यहाँ मतलब इंडिया में भी जैसे देखोगे ना, किसी एरिया पे कुम्हार ज्यादा तो कुम्हार पारा बोल देंगे, है ना, किसी एरिया पे सुनार ज्यादा सुनार पारा है, मतलब ऐसा टाइप का कुछ ना कुछ आपने सुना। तो जहाँ पे जिस टाइप के कम्युनिटी वाले हैं तो उस एरिया का उसी के नाम पे डाल देते हैं। इधर बनिया पारा हर जगह मिलेगा, ब्राह्मण पारा मिलेगा, हर जगह पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। ये क्यों बन जाता है, क्योंकि उस जगह पे सबसे ज्यादा सुनार है, सोने वाले हैं, है ना, और किसी जगह पे लोहार होंगे, किसी जगह पे कुछ होंगे। तो ये इसी तरीके से कम्युनिटी में भी होता है। ये कम्युनिटी जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी वी आर सेइंग, तो ग्रासलैंड कम्युनिटी जो ग्रास डोमिनेंट होता है, और सारे स्पीसीज ग्रास के कारण से ही इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। दो जहां पे ग्रासलैंड कम्युनिटी होता है वहां पे हर्ब्स, श्रब्स भी हो सकते हैं, ट्रीज भी हो सकते हैं, बट दैट इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस ओनली, एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विल बी एसोसिएटेड विद दैट ग्रासेस ओनली, ठीक है ना। तो ये ग्रासेस, तो इस तरीके से कम्युनिटी में हमेशा से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का डोमिनेंस होता है। नंदिनी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नंदिनी कहाँ चले गए क्या? She is from Kerala, so she might be having कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे she understands English and Hindi better. Okay, fine. तो हम लोग आते हैं अब मेन चीज पे आते हैं, जो चीज हम लोग को पढ़ना है, दैट इज इकोसिस्टम। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल से ना, टोड है, फ्रॉग है, जो भी बोलो, फिर उसका पॉपुलेशन हुआ, कम्युनिटी में क्या हुआ, स्नेक भी आ गया, ट्री भी आ गया, ठीक है ना। बट अभी तक अबायोटिक कंपोनेंट नहीं आया। अब अबायोटिक कंपोनेंट आ गया, इकोसिस्टम, वाटर बॉडीज आ गया, हिल्स आ गया, है ना, ये आया। फिर बायोस्फीयर, होल ऑफ द प्लेनेट, ठीक। ओके, नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में दो टाइप के इकोसिस्टम है, वन इज टेरेस्ट्रियल, सेकंड इज एक्वेटिक, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल में दो स्पेसिफिक जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स, ये तीन टाइप के फीचर्स मेनली दिखते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कम्युनिटी डोमिनेटेड कौन सा होगा, ग्रासलैंड्स, इसमें डोमिनेट्स क्या होगा, ट्री का, और इसमें क्या होगा, डेजर्ट्स का, ठीक है ना, सैंड्स का। इसमें भी तीन टाइप के हो गए, फ्रेश, सलाइन एंड मरीन। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सलाइन वाटर एंड मरीन वाटर, वी विल सी क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। वेदर ऑल द सलाइन वाटर इज मरीन वाटर और ऑल द मरीन वाटर इज सलाइन वाटर।
फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल सलाइन वाटर इज मरीन वाटर, ऑल मरीन वाटर इज सलाइन वाटर. All the saline waters are marine water. कोई एक्सेप्शन रखता है इससे? Sir, water beside the mangroves, that is not marine. So I'm asking you a question whether all the saline water is marine water and all the marine water is saline water. Second one. Okay, second one. कोई और आंसर दे सकता है? दो पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई और तीसरा कौन सा है? Neither. All the saline water Or is all. not marine. Yes, is marine water. All the saline water is marine water. No, all the saline water. पवित्रो, मैंने आपने मेरे उम्मीद को तोड़ दिया, चूर चूर कर दिया. All the saline water may not be marine water. Sambar Lake, है ना, it is not marine water, but it is saline water. ठीक है ना, Pangong Tso, ना, it's saline water, it's not marine water, है ना. But yes, all the marine water will be saline water. हाँ, marine water में कुछ brackish भी बोल सकते हैं, but mostly saline होता है क्योंकि उसका salinity ना जो लेवल saline water के लिए चाहिए वो उससे ज्यादा ही होता है. ठीक है ना, फाइन, हम लोग बाद में आएंगे इस पे. तो ये तीन टाइप के इकोसिस्टम है क्योंकि इसके यहाँ पर की मछली को उठा के इस सलाइन वाटर में नहीं डाल सकते, इसकी मछली को उठा के इसमें नहीं डाल सकते, है ना. वैसे ही अपोजिट है. ठीक है ना. तो सर ये जो डिफरेंस फिशेस, क्या है? दोनों ही तो सॉल्टी है. हाँ दोनों ही सॉल्टी है, करेक्ट है. सलाइन वाटर भी सॉल्टी है, मरीन भी सॉल्टी है. मरीन हम लोग सी वाटर को बोलते हैं, है ना, सी एंड ओशियनिक वाटर को, है ना. तो और सलाइन वाटर जिसमें सैलिनिटी ज्यादा है. ठीक है ना. मरीन वाटर का सैलिनिटी वेरी कर सकता है. ठीक है सर. ठीक है ना. ओके. यस सर. कभी भी मरीन वर्ड यूज करते हैं तो वो ओशियन एंड सी के कंटेक्स्ट में होगा. पवित्र उल्टा हो गया. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं पवित्र. ओके. तो ये क्या है कि हर जगह पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म थ्राइव करेंगे. दैट्स व्हाई डिफरेंट, पूरा कचरा बना देते हैं सर स्लाइड्स को. हाँ, that's why different kind of classification have been done. ठीक है ना. नेचुरल इकोसिस्टम का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो एन असेंबलेज, देखो यहाँ पे अच्छे से समझना. नेचुरल इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या होगा? एन असेंबलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which functions as a unit and is capable of maintaining its identity. So here the keywords are there: functions as a unit and second its identity. देखो किसी का डेफिनेशन बनाना है ना, सिर्फ कीवर्ड्स को याद करो, अपना एनर्जी कंजर्व करो ना, है ना. ज्यादा एनर्जी दे दोगे मुश्किल हो जाएगा. जो मैराथन रनर होते हैं ना जैसे, तो लोग स्टार्टिंग में एकदम 500 मीटर इतना तेजी से दौड़ेंगे बहुत लोग, और इसके बाद ना पैदल चलते चलते जाते हैं. ठीक है ना. तो वैसा नहीं होना चाहिए. तो आपका एनर्जी विड्थ, अपने नॉलेज के विड्थ बढ़ाने में होना चाहिए, रादर देन उस एक ही चीज पे घुस के बैठे रहो और पूरा चीज याद करो. जो चीज आपको पता है कॉमन सेंस से, उसको क्यों याद करना. ठीक है ना. एरर को याद करो. एरर मतलब आपके थॉट से और जो फैक्ट है इस दोनों के बीच में क्या एरर है उससे याद करो, आपका एनर्जी सेव होगा. आपके थॉट माइनस फैक्ट, जो एरर निकला उतना ही को याद कर लो. अच्छा पवित्र, मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूँ, है ना. तो इतना ही याद करो. पता हर एक चीज में ये याद करो. मैं बताया ना कि हर एक स्कीम में पहले ये देखो कि इस स्कीम में क्या होना चाहिए. वैसे डेफिनेशन इसका नाम से क्या लगता है, क्या होना चाहिए. तो अगर जो लगता है, अगर उसमें क्या डिफरेंस हुआ, ये जो एरर था उसको याद कर लो. तो इट शुड फंक्शन एज ए यूनिट, इट्स आइडेंटिटी. ठीक है ना. यही चीज आपको इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि देखो एक फैमिली का भी क्या होता है, फैमिली फंक्शंस एज ए यूनिट, है ना, एंड इट मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी. ठीक है ना. अगर आप फैमिली में किसी पर्सन को कुछ बोलते हो मतलब आपको भी लग जाता है, आप भी लड़ने फिर जाते हो. ठीक है ना.
और फंक्शंस एज यूनिट आपका इकोनॉमी का सोर्स है, वो बाकी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपके जो अर्निंग है या आपका जो मैन पावर जो यूज हो रहा है विद इन द फैमिली, वो किसी और के भी बेनिफिट में यूज होता है। फंक्शंस एज यूनिट, वही चीज नेचुरल इकोसिस्टम में है। पवित्र, हाँ आप बोल रहे हो कि इधर का स्लाइड दिखाने के लिए, इसमें कोई डाउट है आपको? कुछ डाउट है तो लिख लेना। अच्छा देखना था, ओके फाइन, ठीक है। तो इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए, समझ गए? एक यूनिट जैसे फैमिली का जैसे आपको याद करो, ठीक है ना। अब इकोसिस्टम का अच्छा और डेफिनेशन, बेटर डेफिनेशन अगर हम लोग दें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, structural and functional unit of biosphere consisting of a community of living beings and physical environment both interacting and exchanging materials between them. ये एक अच्छा डेफिनेशन हुआ, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है ना। स्ट्रक्चर और फंक्शनल, इसका मीनिंग क्या बता सकते हो इकोसिस्टम के कंटेक्स्ट में? Like the cell of our body. ओके, लाइक द सेल ऑफ आवर बॉडी, है ना। वो सेल का एक यूनिक पोजीशन होता है तभी ऑर्गन्स वगैरह बनेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चरल में भी यही है। देखो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हो तो बेस को सबसे लास्ट में बनाओगे, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। हर एक का एक पोजीशन है, समझो स्ट्रक्चर का मतलब हर एक चीज का एक पोजीशन है जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो अगर वो स्ट्रक्चर सही है तो वो फंक्शन सही करना चाहिए आई एम सेइंग, है ना। तो फंक्शन सही करना चाहिए, और अगर वो सही फंक्शन भी कर रहा है तो वो है इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो देखो अब मैं क्या बोलूं कि अब ऑर्गन्स आपके पास हैं पर काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हुआ, आपका स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्ट्रक्चरल ठीक है बट इट्स नॉट फंक्शनल, है ना। तो वैसे क्या होता है कि या तो कोई गलत काम कर रहा है, जैसे क्या किसी कोई कैंसरस टिश्यू है, कैंसरस एरिया है, ऑर्गन है जिसपे आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो अदर एरिया पे भी प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। तो इकोसिस्टम वही टाइप का चीज है ना। एक एरिया पे अगर इफेक्ट होगा तो वो दैट विल ultimately result into the effect on other communities also, because there is an interrelationship and the functional interrelationship, ठीक है ना, because they are interacting and exchanging the materials. If the pollution of the pond water will be there, then that will have the detrimental effect on the population of the community which are thriving on the water body as well as on the surrounding, ठीक है ना। तो even the plants, trees, animal, fish, birds, microorganisms, water, soil, people, ये सारे लोग मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अवतार में देखे होंगे जिसमें एक आप ये करते थे दूसरे में प्रॉब्लम होता था, वो तो डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा था, पर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स है श्योरली, है ना। इसलिए आप सपोज क्या है कि आपने क्या किया, एक बैटरी है ना, बैटरी को ऐसे फेंक दिया बाहर में, और वो बैटरी का जो लेड है वो धीरे से आपके ग्राउंड वाटर में आ गया। ग्राउंड वाटर से क्या हुआ, ग्राउंड वाटर से आपके ही बेबी को वो का जो ब्रेन है, कॉग्निटिव फंक्शन को वो कम कर दिया, मरकरी जैसे हुआ, सेम चीज। तो ये क्या है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको इफेक्ट करता है ना। इफ यू आर पोल्यूटिंग वाटर यू विल नॉट बी एबल टू सेव योरसेल्फ। अब देखो वायरस आया तो सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट है, सारे पॉलिटिशियन सबको इफेक्ट कर रही है, ट्रम्प को भी कर दिया, ठीक है ना। अभी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नंबर आ चुका है, तो हम लोग का भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। बट यही होता है ना, इकोसिस्टम में कोई भी चीज को प्रॉब्लम करोगे, जैसे दिल्ली का एयर का पोल्यूटेड होगा तो क्या वो सीएम है या पीएम है तो छोड़ देगा उसको, है ना, उसको नहीं छोड़ सकता, बिकॉज एवरीथिंग फंक्शंस टुगेदर, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो बायोलॉजी था, फिर ऑर्गेनिज्म आया, बायसन, फिर बायसन का हर्ड, फिर इसके साथ बायसन के साथ हॉक आ गया, है ना, और डॉग्स आ गए। फिर इसके बाद इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, अब देखो हिल्स आ गए, वाटर बॉडीज आ गया, सारा चीज आ गया, और फिर बायोस्फीयर हो गया, ठीक। ओके, तो बायोस्फीयर का प्रॉपर डेफिनेशन जहां पे एटमॉस्फेयर मीट करता है और हाइड्रोस्फीयर मीट करता है, लिथोस्फीयर, ठीक है ना। और अच्छे से बोलना है तो बायोटिक कंपोनेंट प्लस एनर्जी प्लस फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना, एंड देयर शुड बी कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स, ठीक है ना।
देखो इवन इफ अगर मार्स में सारा क्लाइमेट डाल दिए, मतलब हाइड्रोस्फीयर भी डाल दिए, लिथोस्फीयर भी डाल दिए और एटमॉस्फेयर भी डाल दिए, इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इन द वाटर बॉडी एंड वाटर बॉडीज का इफेक्ट आपके लिथोस्फीयर में नहीं होता, तो वो एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप नहीं होगा, है ना। और वो कैसे होगा? जब तक बायोटिक एनिमल नहीं आएगा तब इंटरेक्शन होना चालू होगा, है ना। जब तक बायोटिक कंपोनेंट नहीं आएगा तब तक इंटरेक्शन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई बायोटिक कंपोनेंट प्लस एनर्जी प्लस फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम इज द बायोस्फीयर। Okay, so ecosystem may be of very small size like your aquarium. आपके घर का एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम फॉर्म कर सकता है ना। वेरी स्मॉल भी हो सकता है, एक सिंगल ट्री और लार्ज फॉरेस्ट कैन आल्सो बी देयर, जहां पे गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो रहा है सब जगह यही होता है ना, जहां पे भी गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो रहा है, दैट इज वन ऑफ द इकोसिस्टम, है ना। लाइक गूगल का एंड्रॉइड, है ना, गूगल का एंड्रॉइड जो है ना, उसके यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं, जो डेवलपर्स है उसमें डेवलप करके डाल रहे हैं और वही लोग दूसरे का भी यूज कर रहे हैं, तो एक इकोसिस्टम फाउंड हो गया, है ना। पेटीएम, है ना, एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहा है। जो बिजनेस ज्यादा इकोसिस्टम, जिसका इकोसिस्टम जितना बड़ा होता है वो उतना ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस है, आइदर इट इज एनवायरनमेंट और इट इज बिजनेस, है ना। आपका कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो मतलब इकोसिस्टम रेडी है आपका, मतलब आपका फंक्शन कर रहा है, किसी और को आपका नीड है, आप दूसरों की नीड बन रहे हो। सो ये सब चीज चलता रहता है। जैसे विंडोज भी एक प्रकार का इकोसिस्टम क्रिएट करता है, पर विंडोज से बेटर इकोसिस्टम कौन क्रिएट करता है? गूगल, ठीक है ना। गूगल में गूगल मैप यूज करता है, सारा चीज यूज कर रहा है ना। तो ये जो नीड बना के रखना और नीड बना के उसको प्रेजेंट करना, फिर उसकी नीड आपको होना, ये गूगल में अगर एंड्रॉइड के डेवलपर्स अगर ऐप नहीं डालेंगे तो वो फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वही माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर्स में देखोगे, यू विल फाइंड कि देयर आर लेस यूजर्स, तो वो ज्यादा तेजी से काम नहीं कर पाता। क्रोम देखोगे कि गूगल उसको फॉर्म करता है, बट फायरफॉक्स देखोगे तो उसको यूजर्स उसको इम्प्रूव करते हैं। लिनक्स को देखोगे तो यूजर्स इसको इम्प्रूव करते हैं कंपेयर टू जो विंडोज लोगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट इसको ये करता है। तो कौन सा बेटर इकोसिस्टम है जिसमें हर तरीके से इनपुट आते रहते हैं और हर तरीके से आउटपुट जाता रहता है, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग। तो स्मॉल सिंगल ट्री that is functioning as a unit of the nature will be an ecosystem. If one part of the ecosystem is damaged or disappears, it has an impact on everything else, vice versa. Forest fire, है ना, फॉरेस्ट फायर होता है, सारा इकोसिस्टम को डैमेज कर देता है, उस एरिया का पूरा इकोसिस्टम को डैमेज कर देता है, ठीक है ना। लाइक ट्री, यू कैन सी द ट्री, है ना, पहली बार देखा होगा ट्री को। तो इस ट्री में क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहा है ना। अब ये एक ह्यूमन बीइंग है, पवित्र सरकार है यहाँ पे, हमारे सेलिब्रिटी हैं भाई जियो इसके। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसने रिलीज किया और ऑक्सीजन वापस दिया, है ना। तो ये ह्यूमन और ट्री के बीच में जो रिलेशनशिप हुआ, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है ना, गिव एंड टेक जो चल रहा है। नॉट ओनली दिस, अब देखो क्लाउड से वाटर आया, वाटर प्रेसिपिटेट हुआ, ये इसमें गया, किसमें गया? रूट्स में गया, रूट्स के थ्रू इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन होके फिर से वाटर मॉलिक्यूल बन के क्लाउड बना, क्लाउड से फिर वाटर बना। तो ये फंक्शन कर रहा है, दैट इज आल्सो इकोसिस्टम। विद इन ए ट्री यू कैन सी कितना सारा इकोसिस्टम फंक्शन कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, ट्री का लीफ जो है, लीफ फॉल किया, डिकम्पोज हुआ, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ, दैट हैज बीन टेकन बैक बाय द रूट्स ऑफ द ट्रीज। ये फिर से लीव्स बनाएगा, लीव्स फिर से फॉल करेंगे, फिर जो डिकम्पोजर होंगे डिकम्पोज करेंगे, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इकोसिस्टम। सेम चीज स्क्विरल के साथ है, इसका जो फ्रूट्स है वो खाया, डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण से एक और ट्री बना, वो ट्री फिर से स्क्विरल्स को सपोर्ट करेगा, so that is also one of the ecosystem. So you can see ecosystem में this ecosystem is functioning, wherever the tree is there you can see multiple ecosystem. This one is one of the ecosystem, this one is second ecosystem, the decomposer वाला है एक और ecosystem है। एक जगह पे किसका काम हो रहा है, इस जगह पे सन का काम है, बिकॉज ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? सन एनर्जी चाहिए, फोटोसिंथेसिस चाहिए। तो सन एनर्जी मतलब अबायोटिक कंपोनेंट इज आल्सो इंटरेक्टिंग हियर। यहाँ पे भी वाटर इंटरेक्ट करना मतलब अबायोटिक कंपोनेंट इज इंटरेक्टिंग विद द बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है ना। तो ये जो होल ऑफ द प्रोसेस चल रहा है, हियर अबायोटिक कंपोनेंट इज इंटरेक्टिंग विद द बायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, अबायोटिक कंपोनेंट, ह्यूमन आया बायोटिक कंपोनेंट, तो ये भी एक इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक।
So that is the ecosystem. So ecosystems are capable of maintaining their state of equilibrium. They always try to maintain a state of equilibrium. And not only this, अगर हम लोग अभी से डैमेज करना छोड़ दें, जैसे अभी से हम लोग मतलब अभी से हम लोग अगर स्टॉप कर दें कि और फर्दर इंटरवेंशन नहीं होगा एनवायरनमेंट पे, तो ऑटोमेटिकली देखोगे फिर से अपना एनवायरनमेंट ठीक होने लगेगा. लाइक अभी लॉकडाउन में कितना सारे बर्ड्स फिर से आ गए, सारा चीज ठीक हो गया, है ना. हम लोगों ने फटाखा वगैरह भी इस बार अवॉइड किया, तो बहुत अच्छे से रियली में बहुत अच्छे से सारे एनवायरनमेंट अच्छा सा रहा. कोलकाता का एनवायरनमेंट फिर भी बेटर हुआ कंपेयर टू अदर जगह. तो यस, हम लोग अगर डिस्टर्ब कम करेंगे तो होगा ही ऐसा. सेम चीज ये है कि बोलते हैं कि विद इन 40, बिलो 40 अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हो, जो भी स्मोकिंग कर रहा है सुन लो, है ना. बिलो 40 जो स्मोकिंग कर देते हैं तो बॉडी उसको फिर से रिकवर कर जाता है, जो डैमेज है उसको पूरा कंप्लीटली रिकवर कर जाता है. बट आफ्टर 40 अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो फिर वो डैमेज है वो रिकवरेबल नहीं होता. ठीक है ना. अब इसको कुछ लोग ऑपोजिट लेंगे कि 40 तक तो टाइम है ना, उसके बाद छोड़ देंगे. तो दैट इज द थिंग, है ना. इक्विलिब्रियम, हमारा बॉडी भी इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करता है. ठीक है ना. They can regulate their own species structure and functional process. Yes, they can regulate automatically. It is being regulated. This capacity of ecosystem for the self-regulation is called homeostasis. ये आपको जानना है. और इस कई बार टर्म्स के हिसाब से क्वेश्चंस आ जाते हैं. So what is homeostasis means? The capacity of the ecosystem. देखो यहाँ पे क्या चीज है ये. This is the capacity of an ecosystem. किस चीज का कैपेसिटी? To self-regulate. अब होमियोस्टेसिस के लिए मेरे को याद करना है, तो एक कैपेसिटी याद कर लिया और एक है सेल्फ रेगुलेशन. देखो एक ना ट्रू एस्पिरेंट ही ये सब बता सकता है, समझे ना. आईएएस का एस्पिरेंट, ठीक है ना, जो अपने लिए समय में बहुत अच्छे से इस चीज को समझा है. ठीक है ना. तो ये सब्जेक्ट्स को समझना है, यूपीएससी क्रैक करना है, तो इस तरीके का ना ट्रिक्स आपको करना है, बना के रखना है. आपका खुद का भी अपना ट्रिक होगा. जैसे एक अच्छा ट्रिक बताता हूँ आपको. जब आप याद करते हो ना या कोई चीज समझते हो, बहुत मुश्किल से समझ आया, तो उसको ना रिकॉर्ड करके ना रख लो कि इस टॉपिक में, मतलब ऑडियो में ही जो एक्सप्लेन करोगे उसी चीज को रिकॉर्ड करके रख लो. तो रिकॉर्ड कर लिया ऑडियो में. अब वो टॉपिक को जब भी देखने आओ ना, और उसका बराबर नॉमेनक्लेचर कर दो ना कि ये नेम का ये टॉपिक का ये था करके. अब जाओ नहाने के लिए और उसको ऑन कर दो. ठीक है ना. वो पूरा रिवाइज हो जाएगा. आपने क्या समझा था, एग्जैक्टली आपने क्या समझा था, तो उस चीज को आपने अपने आप से सुन लिया अपने टर्म्स, अपने वर्ड्स में. और आप अपने वर्ड्स में सुनोगे तो आपके न्यूरॉन्स ज्यादा अच्छे से कनेक्ट होंगे. तो ये कितना अच्छा तरीका हुआ. इतना अच्छा मोबाइल है, 64 128 GB का लेके रखे हो, तो इसका यूज तो करो ना. ठीक है ना. जो भी चीज समझते हो रिकॉर्ड इट अपने लैंग्वेज में कि इस टॉपिक का ये एक्सप्लेनेशन है या इसमें ये टॉपिक इंक्लूड करना है, फिर खत्म हो जाता है आपका काम. ठीक है ना. ओके. कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट. ठीक है ना. कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो बहुत यूनिक चीज बताया मैंने. अबायोटिक कंपोनेंट में ये सब चीजें आएंगी, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज अबायोटिक कंपोनेंट हम लोग पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कौन सा चीज लिमिटिंग फैक्टर है एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. देखो मैंने बताया ना, कोई सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या रीजन होता है, उस चीज को कंजर्व करना, कंट्रोल करना या प्रेडिक्शन करना. ठीक है ना. यही चीज तो है ना. इस चीज को अबायोटिक कंपोनेंट क्यों पढ़ रहे हैं इकोलॉजी में? रीजन इज दैट कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को लिमिट कर रहा है एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, है ना. देयर कुड बी मल्टीपल अबायोटिक कंपोनेंट्स. जैसे अभी तक आपको चलो पता चलता है कि वुड से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भाई ना. वुड से आपको कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ये भी यहाँ पे है और मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझे कोई इफेक्ट नहीं है. अब कल के दिन कुछ स्टडी आ जाता है कि ऐसा ऐसा करने से वो आपको कैंसरस हो सकता है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग. अब जैसे सेंटर फॉर क्या साइंस एंड एनवायरनमेंट है ना, सीएसई है ना, इसका अभी जो आया है सुना होगा आपने. ये हमेशा सब फ्रस्ट्रेट करने के काम करता है. जो हम लोग रेगुलर खाते हैं ना उसी चीज को वो हिट करता है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, यस, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट. लास्ट टाइम इसने जब निकाला था कि ब्रेड में आपका कैंसरस एलिमेंट है, तब सब लोग ब्रेड खाना छोड़ दिए थे. इस बार बोला है कि जितने मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज में जो हनी बनाते हैं वो आर्टिफिशियल चाइनीज शुगर डालते हैं. इवन डाबर, इवन पतंजलि, इवन बैद्यनाथ, इवन झंडू, बहुत झंडू है सब.
ठीक है ना। तो ये ना चाइनीज सिरप इंपोर्ट करते थे लोग और हमारे हनी में डाल देते थे। हम लोग को लगता है कि मोटापा कम होगा, और मोटापा बढ़ते जा रहा है शुगर पी के। ठीक है। ओनली दो ही बचा हुआ था, क्या क्या था, एक नेचर्स नेक्टर करके कंपनी है, उसका ठीक है बता रहे हैं, और एक और जो सारा टेस्ट पास किया, एक और कौन सी कंपनी है, ठीक है ना। तो सर सफोला। सफोला, यस सफोला, सफोला, हाँ, यही तो बस बच गया इसका खाना। मैं तो करीब 10 साल से हनी पी रहा था, पतंजलि को लेके और इसका डाबर सब मिला के, कभी भी 1 केजी कम नहीं हुआ मेरे ख्याल से, पर अभी समझ आ रहा है क्यों कम नहीं हुआ। तो ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये बॉडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये क्या है, वेदर इट इज गवर्नमेंटल, वेदर इट इज द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम कर रही है, वेदर इट इज, और इसका यूनिवर्सिटी क्या है, इसका फंक्शन क्या है, व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑन विच फील्ड इट इज वर्किंग, है ना। सो दिस CSE बॉडी इज इंपॉर्टेंट। मैं लास्ट 2-3 ईयर से वेट कर रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन विल बी देयर। अब ये मैं नहीं बोल सकता अगले साल होगा कि इसके अगले साल होगा, क्योंकि इसका बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस आ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो वन सिंगल फैक्टर कैन लिमिट द रेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मेरा बोलने का पर्पस ये था कि देयर कुड बी मेनी ऑफ द फैक्टर्स व्हिच आर वर्किंग detrimentally on particular organism and we are not aware of it, ठीक है ना। बायोटिक कंपोनेंट, ये सफोला को मैंने क्यों याद नहीं आ पाया, क्योंकि मुझे पता था कि वो मतलब एरर मैंने याद कर लिए थे, नेचर्स नेक्टर में को याद रहेगा करके, बाकी चीजें याद नहीं रहेगी, सफोला तो इजीली याद हो जाएगा, तो वो एरर वाला याद रह गया, वो चीज मेन चीज भूल गया, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स और इनका रिलेशनशिप दिखेगा, ठीक है ना। तो हम लोग फिर से नेचुरल इकोसिस्टम पे आते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में हम लोग पहले आते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अब टेरेस्ट्रियल नाम से लग रहा है कि ये जो लैंड में है ना, लैंड में जितने टाइप के इकोसिस्टम पॉसिबल है, वी आर कैटेगराइजिंग इनटू फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है ना। एक्वेटिक में भी मरीन एंड अपने कर लिया है ऑलरेडी, सलाइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कर लिया है ना। अच्छा, दो टाइप के इकोसिस्टम में डिफरेंसेस किस किस में आ सकते हैं। वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एज आई हैव टोल्ड यू कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सेकंड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, है ना। तो ये दो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं मेनली, है ना, कि वाटर किस क्वालिटी का है एंड वाटर कितना अवेलेबल है, दोनों चीजें, और वाटर किस फॉर्म में है, अच्छे से समझना, ठीक है ना। वाटर का फॉर्म क्या है, ठीक है ना, वाटर का प्रॉपर्टी क्या है। सिर्फ ये दो चीजों से मल्टीपल टाइप के इकोसिस्टम क्रिएट हो जाते हैं, है ना। वाटर में अगर इवेपोरेटेड फॉर्म पे है वाटर, है ना, तो क्या होगा, बैक्टीरिया एंड फंगस ज्यादा रहेंगे उस एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। मतलब उनके लिए इकोसिस्टम अच्छा प्रॉपरली काम कर रहा है, ब्रेड जल्दी खराब हो रहा है। एंड वही वाटर का प्रॉपर्टी अगर ये फ्रोजन फॉर्म पे है तो पोलर बियर वगैरह वाले जगह पे चले जाएगा। यही वाटर अगर लिक्विड फॉर्म पे है और वो भी लेस सलाइन है तो कि आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बन जाएगा, और वही सलाइन है तो आपका मरीन वाटर इकोसिस्टम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसे बन रहा है, ये वाटर का प्रॉपर्टी, मतलब फॉर्म किस फॉर्म पे हो रहा है एट दैट एनवायरनमेंट, दैट मैटर्स। और वाटर को एक पर्टिकुलर फॉर्म में रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और टेम्परेचर कहां से आ रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट से, इजंट इट। तो इफ लाइट मतलब एनर्जी, है ना, लाइट मिल रहा है मतलब एनर्जी मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक और टर्म मैंने बोल दिया, अब उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, मैंने डाल तो दिया, अब जस्टिफाई करना पड़ेगा। अ बायोटिक फैक्टर डिटरमाइन द बायोम ऑफ एन इकोसिस्टम। You might be remembering that ecosystem was the first level where the abiotic component was introduced in the environment and ecology paper, या तो इकोलॉजी में, है ना। एंड फिर अगला लेवल आ रहा था बायोम, और उसका अगला लेवल आ रहा था बायोस्फीयर। मतलब विद इन अ बायोम मल्टीपल इकोसिस्टम्स आर पॉसिबल।
within ecosystem multiple communities are possible, and within a community multiple population is possible, and within a population with multiple individuals are possible. ठीक है ना? So what is biome? अब biome को समझते हैं. Large natural ecosystem comprised of abiotic and biotic component. Okay, यहाँ तक तो मुझे समझ आ गया. दोनों चीजें होनी चाहिए, क्योंकि इकोसिस्टम में ही दोनों चीजें थी, तो इसमें भी अबायोटिक एंड बायोटिक होना चाहिए. All the biotas have minimum common characteristics. ये एक important चीज है, ये error मिला मुझे, है ना? All the biotas should be having a common characteristics and more or less uniform environmental conditions. मतलब अगर एक environment मतलब precipitation and temperature सही होगा, same होगा, तो वहां पे एक यूनिक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म में, चाहे ट्री बोलो या एनिमल बोलो या ह्यूमन बीइंग बोलो. ठीक है ना? सारे में कॉमन टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा. तो बायोम्स को हम लोग स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, बट बिफोर दैट आई शुड बी वेरी मच क्लियर बिटवीन द बायोम्स एंड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम भी तो अगर मैं बोलूं इकोसिस्टम, अगर सलाइन इकोसिस्टम है, सलाइन वाटर का या मरीन वाटर का इकोसिस्टम है, तो वहां पे भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगा. सो हाउ आई विल डिफाइन और डिफरेंशिएट बिटवीन द इकोसिस्टम एंड बायोम. Ecosystem should necessarily be functional. Biome is assemblage of availability of all the materials which are there. Biome doesn't guarantee कि it is functional, but ecosystem guarantees that it is functional. Are you getting? ठीक है ना? तो biome बता रहा है कि there is all the conditions which are available for thriving of multiple species and communities. That is available, all the conditions are available, but I am not saying whether they are having the interrelationship between them or not. So that's why I am having a larger boundary, but within the boundary multiple ecosystems are possible. ठीक है ना? अभी जैसे क्या हुआ, मैं बोलूं डेजर्ट, ठीक है? डेजर्ट में ऑल्सो भी बायोम एंड डेजर्ट में ऑल्सो भी इकोसिस्टम. कैसे, है ना? डेजर्ट इकोसिस्टम देखो क्या है, डेजर्ट का जो सैंड है, डेजर्ट में जो प्लांट्स है, डेजर्ट में जो भी टाइप के ट्रीज है, डेट पाम हो गए, जो भी टाइप के ट्रीज है ना, उसके कारण से भी कुछ इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं एंड दे आर हैविंग द इकोसिस्टम. वो आपस में फंक्शनल रिलेशनशिप में हैं. दो दैट मच फंक्शनल रिलेशनशिप इज मोर विजिबल ऑन द रेन फॉरेस्ट, है ना? रेन फॉरेस्ट में वो ज्यादा विजिबल होता है, बट फिर भी डेजर्ट में भी है, श्योरली अटैच्ड हैं दोनों. तो डेजर्ट को हम लोग बायोम पे भी डाल देते हैं, इकोसिस्टम पे भी डाल देते हैं, क्योंकि डेजर्ट का एक और क्राइटेरिया फुलफिल करता है जो बायो में होना चाहिए, दैट इज कॉमन एनवायरमेंटल कंडीशन एंड सेकंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग नेचर टू कंजर्व द वाटर. ह्यूमन में भी आ जाता है. ह्यूमन में भी जितना अरेबियन कंट्रीज है सब व्हाइट पहन के घूमते रहते हैं पूरा. क्यों? डार्क पहनेंगे तो भी जल जाएंगे, ठीक है ना? वो जो पूरा लगा के रखे रहते हैं सऊदी अरेबिया. रीजन क्या है भाई? एक तो डस्ट स्टॉर्म नहीं आएगा, है ना, तो आइज मतलब हर जगह से ढके रहोगे. दूसरा, आपका बॉडी का जो वाटर है वो बाहर जगह नहीं जाएगा, टेम्परेचर कम रहेगा, तो व्हाइट पहनेंगे. तो इवन सारे जो मुस्लिम कंट्रीज में या उस एरिया पे व्हाइट पहनने का ज्यादा ये है ना? और वो क्यों है? रीजन सिंपल है, डार्क पहन ही नहीं सकते आप, ठीक है ना? तो ये एक रीजन हुआ. अब देखो, अब अपोजिट देखो, बुर्का जो ब्लैक होता है ना? अपोजिट देखो बुर्का, क्योंकि विमेन्स घर पे रहती हैं, विमेन घर पे रहेंगी, है ना? मतलब वो बाहर निकले तो उनको तकलीफ, तो निकले हुए मत, उससे अच्छा, ठीक है ना? तो देखो कस्टम्स कैसे डिसाइड हो जा रहे हैं, और एनवायरनमेंट आपके पास क्लियर है कि क्या एनवायरनमेंट है, कि आपका जो व्हाइट होना चाहिए, मतलब जो भी है आपका ड्रेस जो होगा वो व्हाइट होगा, है ना? क्योंकि वो साइड के क्लाइमेट को सूट करता है, ठीक है ना? सेम तो हर जगह आपको ये चीज समझ मतलब क्लियरली विजिबल होता है. ह्यूमन में भी एडेप्टेशन है इस तरीके का, ठीक है ना? और वही चीज आपके नेचर में भी एडेप्टेशन आपको दिखता है, नेचर में भी आपको वही चीजें दिखती है. अब कैंगारू और या रैट जो रोडेंट्स होते हैं, वो तो कंक्रीट नहीं, सॉलिड यूरिनेट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में, है ना? मतलब उनका वाटर निकलता ही नहीं है और 40-50 दिन तक वो सर्वाइव कर जाते हैं बिना वाटर के, ठीक है ना? वही वाटर रिसाइकलिंग होता रहता है, ठीक है ना?
तो ये हुआ। वही ट्रीज में भी आप देखोगे, है ना, जो थिक क्यूटिकल्स होते हैं, जो एपिडर्मल वगैरह जो रहता है, उसका रीजन है। ओके, तो दीज आर द बायोम्स: एक्वेटिक बायोम, डेजर्ट बायोम, फॉरेस्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम एंड टंड्रा बायोम। ठीक है ना? तो इकोसिस्टम एंड बायोम्स में क्या डिफरेंस है? यस। हाँ सर, यही पूछ रही थी मैं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि जो जो क्वेश्चंस हो उसको क्लियर मैं कर दूं यहाँ पे। इकोसिस्टम एंड बायोम्स में, बायोम इज ए लार्ज नेचुरली ऑकरिंग कम्युनिटी ऑफ ए फ्लोरा एंड फौना ऑक्यूपाइंग अ मेजर हैबिटेट। एक पर्टिकुलर प्लेस पे जितने लोग कम्युनिटी रह रहे हैं, मैंने बोल रहा हूँ कि ये वो वाला नगर है ना, जहाँ पे यहाँ लोगों का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये लोग कंजर्व करते हैं वाटर, है ना। बट एन इकोसिस्टम इज ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर पर्टिकुलर एनवायरमेंट दैट इंटरेक्ट। विदाउट इंटरेक्शन इकोसिस्टम विल नॉट बी देयर। ठीक है ना? तो डिफरेंस पहला चीज ये दिख, ये एक असेंबलेज है बायोम, और उस असेंबलेज में इंटरेक्शन दिखाता है इकोसिस्टम। ठीक है? फिर डिफरेंस कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम दैट शेयर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया, दैट शेयर द सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। यहाँ पे कंसिस्टिंग ऑफ द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स होना चाहिए अबायोटिक फैक्टर, क्योंकि अबायोटिक फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द लिमिटिंग फैक्टर एंड द थ्राइविंग फैक्टर, दोनों चीजें। ठीक है ना? ये लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया पे होता है, ये स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया पे होता है। ये इसमें एक बायोम दूसरे बायोम से डिफर किस चीज पे करता है? डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। ठीक है ना? यहाँ पे मल्टीपल इकोसिस्टम विद इन अ बायोम्स हो सकते हैं, एंड यहाँ पे बायोटिक एलिमेंट डिफाइन करते हैं एक इकोसिस्टम से दूसरा इकोसिस्टम कैसे होगा। लाइक एक्वेटिक इकोसिस्टम या तो मरीन इकोसिस्टम, वाटर वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से कैसे डिफरेंट हुआ? क्योंकि वहां पे फ्रेश वाटर है और यहाँ पे मरीन है। मतलब डिफरेंस क्या हुआ? द अवेलेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अबायोटिक एलिमेंट, द डिफरेंस बिटवीन अबायोटिक एलिमेंट, दैट इज वाटर देयर, प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड अब्सेंस ऑफ द सनलाइट, है ना। तो दोनों जगह पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स सर्वाइव करेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आर एग्जांपल्स ऑफ दिस बायोम। कोरल रिफ्स एंड पॉन्ड्स, इवन मैंने बताया कि एक छोटा सा पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम पे आता है, कोरल रिफ भी एक इकोसिस्टम पे आता है। ये आपस में रिसाइकलिंग, जो लिचन्स, मॉजल्स वगैरह हैं और कोरल पॉलिप्स हैं, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, वो आपस में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, इकोसिस्टम। तो एक कोरल रिफ भी आपका इकोसिस्टम है। ठीक। इवन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज इकोसिस्टम, बट आई हैव टोल्ड कि बायोम के अंदर में इकोसिस्टम आ सकते हैं, तो दैट्स व्हाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैन आल्सो बी वन ऑफ द इकोसिस्टम। बस यस, within tropical rainforest, within the tropical rainforest, even a tree is also one of the ecosystem. That's why हम लोग क्या है, बरगद की पूजा इतना क्यों करते हैं? बरगद मतलब कौन सा? क्या? बैनियन ट्री, है ना। बैनियन ट्री का इतना पूजा क्यों करते हैं? छोटो वट तला, है ना, एक प्लेस है ना जहाँ पे छोटा सा वट है और बरगद का पेड़ है उसके नीचे। तो ये हम लोग एड्रेस क्यों डालते हैं यहाँ के? छोटो वट तला, बड़ो वट तला, ये एड्रेस कहाँ से आ रहा है? ये जो प्लेस है यहाँ पे बहुत दिन तक वो जो बैनियन ट्री है वो रह रहा है। ठीक है, उसके कारण से कितना इकोसिस्टम डेवलप किया होगा, कितना सारे ट्रीज, प्लांट्स आसपास में सर्वाइव कर रहे होंगे, क्योंकि बैनियन ट्री जहाँ पे भी रहता कचरा करके रखे रहता है नीचे में बहुत सारे, है ना, और उसके कारण से बहुत सारे फंगस और बहुत सारे लीजन्स, मॉजस, लीजन्स सब सर्वाइव कर रहे हैं उसमें, है ना। तो इट मीन्स एक ये खुद का इकोसिस्टम बनाया, तो वैसे कितने बैनियन ट्री होंगे किसमें? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है ना। तो ये तो इसलिए क्या है, बायोम एक लार्जर एरिया है जिसमें नॉट नेसेसरीली इंटरेक्शन होगा, बट यस बायोम के अंदर में इकोसिस्टम अगर बना दे तो दैट देयर विल बी इंटरेक्शन, है ना। तो मैंने बताया एन एक्वेरियम कैन आल्सो बी एन इकोसिस्टम, एन एक्वेरियम कैन आल्सो बी एन इकोसिस्टम। एक एग्रीकल्चर फील्ड इज आल्सो एन इकोसिस्टम। ठीक है ना। एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होगा, आप वाटर डालोगे तो बहुत सारे वॉर्म्स वगैरह आएंगे, वॉर्म्स का डेड डिकम्पोजिशन होगा, बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोज करेंगे, उससे न्यूट्रिशन मिलेगा, तो आपका जो क्रॉप्स हैं वो ज्यादा बेटर से अच्छे तरीके से काम करेंगे। सो दैट इज द थिंग। ठीक, ओके। सो मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? आइदर क्लाइमेट, आइदर टेम्परेचर, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, सॉइल टाइप्स, है ना, दैट विल डिसाइड द बायोम्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया, because
climate is defining the characteristics of the community, ठीक है ना, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही कैरेक्टरिस्टिक्स से आता है। ठीक, तो कितना टाइम हुआ है? 11:32 ना, बस 5 मिनट का ब्रेक लो, मुझे अगला बायोम्स के बारे में थोड़ा समझाना है। ठीक है, 11:35 तक आ जाओ, 3 मिनट का ब्रेक। बहुत सारे मटेरियल्स GeoEyes के जो नए ऐप है उसमें डाला है, आप देख सकते हो। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सारे चीज को, शंकराइज का जो एनवायरनमेंट की बुक है वो भी मैंने इसमें डाल दिया, PDF में डाला है। सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू विल बी फॉलोइंग फॉर द एनवायरनमेंट? फर्स्ट थिंग, आइदर गो फॉर शंकराइज और यू कैन गो फॉर DR कुल्लर। देखो दोनों ही मोटी बुक है ना, सो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि ऑल द चैप्टर्स आप एकदम वर्ड बाय वर्ड पढ़ो उसको, कुछ कुछ चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो। जब कोई कंसेप्ट बनाना है, जैसे ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर है ना, तो फर्स्ट चैप्टर को उसी के तरीके से देख सकते हो। इनफैक्ट कई सारी चीजें मैंने उसमें से कॉपी किया, तो अगर इसमें देख रहे हो तो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा उतना रिक्वायर्ड नहीं होगा। हाँ, बट क्या होता है कि कोई कोई चीजें जो गैप्स हो जाते हैं ना, जो अंडरस्टैंडिंग में, मेरे डिलीवरी मतलब लेक्चर डिलीवरी में और आपके अंडरस्टैंडिंग में जो गैप्स हो जाते हैं, तो उसमें वो फुलफिल करेगा वो चैप्टर पढ़ोगे तो शंकराइज का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ सकते हो इसको समझने के लिए। और NCERT का ना बायोलॉजी का चैप्टर है, कौन से यूनिट का, उसमें लिखा होगा, मैं दिखाऊंगा, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। वैसे आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हमेशा से पढ़ो, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पढ़ो, है ना, करंट इसको जो एनवायरनमेंट को, है ना, करंट अफेयर्स में जब भी कुछ आता है तो उससे रिलेटेड आप पूरा स्टैटिक पार्ट को देख लो, है ना। दैट आई विल सजेस्ट, टेक शंकराइज एज ए रेफरेंस बुक और DR कुल्लर, कोई भी एक बुक को हमेशा रखो, बट वर्ड बाय वर्ड पढ़ने से कॉस्ट टू बेनिफिट उतना अच्छा नहीं है। इसके लिए और कुछ बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक जैसे IR के लिए जैसे ना कोई बुक्स स्पेसिफिकली फॉलो नहीं होती है IR के लिए, ये एनवायरनमेंट के लिए, तो इसलिए उतना रिक्वायर्ड होती नहीं है बुक्स। तो आपको PDF में मिल जा रहा है, तो PDF अगर मिल जा रहा है तो उसमें से कुछ टॉपिक्स निकालना है तो PDF से देख लो, और उसके बाद फिर से अपने, और हमारे यहाँ का, हाँ, हमारे यहाँ का जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी का है वो बहुत अच्छे से तरीके से कंपाइल्ड है, आप उसको पढ़ोगे बहुत अच्छे से लगेगा, मतलब सही समझ आएगा उसमें, और उसमें MCQs भी हैं, उसको सॉल्व कर सकते हो, जो हम लोगों ने बुक्स दिए हैं हमारे। आज जो सर हैं वो he will be giving you one question and क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस होंगे वैसे उसी ऐप में ही मैं असाइनमेंट के फॉर्म में इसको अपलोड करवाना चाह रहा हूँ, है ना, और उसी में ही मार्क्स वो दे। तो फिलहाल तो अभी वैसे नहीं होगा, उनको अभी एक्सेस नहीं दिए हैं, उसके बाद उनको एक्सेस जब दे देंगे, सारे टीचर्स को एक्सेस उसी में दे देंगे, तो क्या होगा, वो लोग असाइनमेंट अपलोड करेंगे, आप लोग उसमें आंसर डाल दीजिए, तो वो एक अच्छा तरीका होगा। बट हाँ, आकाश सर के पास उतना टाइम नहीं है कि वो सारे आंसर्स को चेक करे, पर आपका अल्फाबेटिकली या कोई भी रैंडम ऑर्डर में, वो कि एक ऑर्डर में वो आपका चेक करते जाएंगे, जैसे 2 कॉपी आज का चेक किया या पिछले, बाकी जो मंडे टू थर्सडे जो कॉपीज चेक होंगी वो आपका प्रॉपरली सभी की चेक होंगी। फ्राइडे एंड मंडे टू थर्सडे, है ना, सैटरडे एंड संडे का जो क्वेश्चंस होंगे वो टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो
जो टॉपिक करा रहे हैं, मतलब जो मेंस का आंसर राइटिंग हो रहा है ना, वो उससे होंगे। जो नए बैच वाले हैं उनको दे डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट, अभी उनको रिक्वायर्ड नहीं है चीज। हो गया 12:34 कितना बजे? हाँ टाइम तो हो गया। ओके, तो टंड्रा पे आते हैं ना। टंड्रा बायोम, टंड्रा बायोम कौन से एरिया का है? आर्कटिक या अल्पाइन टंड्रा बायोम, उसको हम लोग इस नाम से भी बोल सकते हैं, अल्पाइन आर्कटिक। नाम से लगता है कि ठंडा जगह है करके, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो टंड्रा बायोम में किस टाइप के स्पीसीज होंगे और किस टाइप के ट्रीज होंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। टंड्रा के बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज फॉरेस्ट में, क्योंकि टंड्रा में फॉरेस्ट नहीं होता, ये ट्रीज नहीं होते, यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ट्री होता है, इसलिए टंड्रा को अलग बना के रखें और फॉरेस्ट बाकी को फॉरेस्ट में। जैसे टैगा और टंड्रा हम लोग नॉर्मली यूज करते थे, बट टैगा में ट्रीज होते हैं तो वी कैन काउंट इट ऑन द फॉरेस्ट कैटेगरी, ठीक है ना। एंड टंड्रा डजंट हैव एनी काइंड ऑफ ट्री। सो फॉरेस्ट बायोम के अंदर में मल्टीपल काइंड ऑफ इकोसिस्टम होगा, ठीक है ना। फिर एक ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के अंदर में दो टाइप के जो है, स्टेप्स एंड सवाना। जब आप क्लाइमेट पढ़ोगे तभी भी यही चीज देखना है और इन्वायरमेंट पे ही दोनों चीज देखना है, इसलिए मैंने क्या यही टॉपिक उठाया भी, बिकॉज आप जब पढ़ोगे क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन तो हम लोग क्लाइमेट को भी वैसे टाइप का क्लाइमेट बताते हैं, देखेंगे कि क्या है जब क्लाइमेट क्लास होगे तो देखना। तो देखोगे कि कई बार क्लाइमेट का नाम और इकोसिस्टम का नाम दोनों का सेम है ना। ये होता है, रीजन है क्योंकि ये क्लाइमेट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है कि और कोई इकोसिस्टम फॉर्म ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर है कि डेजर्ट, इसमें भी दो टाइप के डेजर्ट होंगे, ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड में कौन सा होगा? गोबी डेजर्ट जैसा होगा, गोबी हो गया, पैटागोनिया डेजर्ट हो गया, ये हुआ मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। ट्रॉपिकल में फिर जो सहारा, थार, ये जो दिखता है कालाहारी डेजर्ट, ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में आएंगे, ठीक है ना। और इसमें भी स्टेप एंड सवाना, किस टाइप, कहाँ पे सवाना होगा, कहाँ पे स्टेप्स होंगे, ये हम लोग देखेंगे, और वहां पे किस टाइप के एनिमल्स रहते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। फाइन, टंड्रा बायोम पे आते हैं। सो टंड्रा बायोम देखो क्या है, इतना ज्यादा कोल्ड होता है कि देयर इज अ वेरी लिमिटेड कम्युनिटीज विल बी एबल टू थ्राइव, है ना, एंड सर्वाइव। तो टंड्रा मींस अ बैरन लैंड, ठीक ना, since they are found where the environmental conditions are very severe। देखो बहुत ज्यादा सीवियर क्लाइमेट में कभी कुछ सर्वाइव नहीं कर सकता, और भी सीवियर हो जाता है तो फिर मार्स और वीनस वाला चीज हो जाता है, ठीक है ना। तो टू टाइप्स ऑफ टंड्रा है, आर्कटिक एंड अल्पाइन, है ना। डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। तो आर्कटिक टंड्रा में क्या होता है, मतलब हम लोग ग्लोब में नॉर्थ साइड में चले गए आर्कटिक टंड्रा में। तो इस एरिया पे कौन कौन से लोकेशंस आते हैं, ये जो कनाडा का ऊपर वाला, फिर नॉर्वे का ऊपर वाला, फिर दिस एरिया साइबेरिया का नॉर्दर्न साइड में, है ना, इधर रशिया साइबेरिया जो भी है नॉर्दर्न साइड में, ठीक है ना। ये पूरा एरिया किसके अंडर में आ रहा है? ये आपका टंड्रा। यहाँ पे किस टाइप का फीचर्स दिखेगा? कंटिन्यूअस बेल्ट बिलो द पोलर आइस कैप, है ना, जस्ट इसके नीचे का जो कंटिन्यूअस बेल्ट है दैट इज पोलर आइस कैप एंड अबव ट्री लाइन। टैगा के ऊपर होगा क्योंकि इसके बाद से जो चालू हो जाएगा दैट इज टैगा, इसके बाद से जो चालू होगा दैट इज टैगा, ठीक है ना। तो जस्ट अबव टैगा, ठीक है ना, एंड नियर टू द पोल, है ना, ऑन द एजेस ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट्स वी विल फाइंड द आर्कटिक टंड्रा, ठीक है ना। तो कौन कौन से कंट्रीज है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, कनाडा, अलास्का, ठीक है, ये दिस पोर्शन इज अलास्का, ठीक है, यूरोपियन, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज ये वाला हो गया, ठीक है, साइबेरिया, आइलैंड ग्रुप ऑफ आर्कटिक ओशन, आइलैंड ऊपर में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं तो वो सब है। एंड ऑन साउथ पोल टंड्रा इज वेरी स्मॉल। टंड्रा क्यों इतना स्मॉल है? क्योंकि टंड्रा में फिर भी वेजिटेशन हो जाते हैं, बट आर्कटिक में इतना, अंटार्कटिक में इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसके मिडिल पार्ट में कुछ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, मतलब देयर विल बी नो वेजिटेशन, नथिंग विल बी देयर एक्सेप्ट फ्यू बैक्टीरियाज व्हिच विल बी फ्रोजन अंडर द स्नो कवर, बस वही है। ये एक चैलेंज भी आ गया क्योंकि ऐसे ऐसे टाइप के बैक्टीरियाज आएंगे स्नो की मेल्टिंग से जो इतने दिन से फ्रोजन है ना, तो फिर से नए टाइप के बैक्टीरिया आएंगे,
ठीक है ना। तो साउथ पोल ऑकर्स एट, हाँ तो ये हुआ आर्कटिक टंड्रा, ठीक है। इसका लोकेशन समझिए आर्कटिक टंड्रा कहाँ पे। सो आर्कटिक टंड्रा कीप इन माइंड मोस्टली ये नॉर्दर्न एरिया पे मिलता है, इसलिए नाम उसका क्या रखें आर्कटिक, अदरवाइज अंटार्कटिक बोलते हैं ना। और सेकंड है अल्पाइन। अल्पाइन बोला जाए तो मतलब माउंटेन के टॉप में जो मिलेगा दैट इज अल्पाइन। पर दोनों ही टंड्रा है क्योंकि दोनों जगह पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, जहाँ पे स्नो कवर है, एक्सट्रीम कोल्ड है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, बस इतना डिफरेंस, बस डिफरेंस इतना ही, ठीक है ना। तो अबव द ट्री लाइन, ट्रीज, यहाँ पे भी एक ट्री लाइन होता है कि इसके ऊपर में कोई वेजिटेशन नहीं मिलता, जो भी वेजिटेशन, ट्रीज नहीं मिलता, सॉरी, है ना। एक ट्री लाइन होता है, इसके ऊपर में कोई ट्री नहीं मिलेगा, तो वहां से आपको टंड्रा चालू होगा। टंड्रा में भी कुछ वेजिटेशन होंगे, भले ट्रीज नहीं होंगे बट वेजिटेशन होंगे, और उसके बियॉन्ड में कुछ नहीं मिलेगा, ओनली आइस कैप्स, ठीक है ना। तो हाई रेंजेस ऑफ हिमालयस, एंडीज एंड आल्प्स, उसमें दिस इज अवेलेबल। सो यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज क्वाइट गुड पिक्चर। इसमें देखो, आइदर यू गो ऑन एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, द एनवायरनमेंट इज सेम, और यू गो ऑन हाई लैटिट्यूड, एनवायरनमेंट इज सेम, ठीक है ना। यहाँ पे पोलर आइस, फिर टंड्रा दिखेगा, यहाँ पे भी आइस दिखेगा, फिर टंड्रा दिखेगा, है ना। बस यहाँ पे अल्पाइन टंड्रा है और यहाँ पे कौन सा है, आर्कटिक टंड्रा, ठीक है ना। और बीच में फिर हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। हम लोग तो अभी इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ये वाले पोर्शन पे। देखो यहाँ पे भी टैगा दिख रहा है और यहाँ पे भी टैगा दिखेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे टेम्परेट डेसिडुअस, यहाँ पे भी टेम्परेट डेसिडुअस, ठीक है ना। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो यू कैन सी कि हम लोग अल्टीट्यूड में ऊपर जाएं या लैटिट्यूड में ऊपर जाएं, तो दोनों में ही आपको इसी टाइप का लैंड मिलेगा, उसी जगह पे मिलेगा। एंड दैट्स वाई अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस भी रह पाते हैं। अब जैसे माउंटेन के स्लोप्स में क्या होगा, यहाँ पे आपको टी एंड कॉफी मिलेगा, है ना। उसी जगह पे टी एंड कॉफी हो सकता है। यू कैन सी दिस वन, ये कॉफी का लिखा हुआ है ना। उससे ऊपर में यहाँ पे व्हीट एंड बार्ली थोड़ा बहुत हो सकता है, पर वो उनके स्पीसीज का है, ये एंडिस माउंटेन का बता रहा है। ओके, तो टंड्रा बायोम में यू कैन सी हियर, ये पिक्चर्स में एकदम छोटे छोटे कुछ वेजिटेशंस है ना। बाकी कुछ ऐसा ट्री वगैरह नहीं दिख रहा है, कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। The tundra climate is characterized by very low mean annual temperature, 40 to 50 degree below 0 degree, now below freezing, ठीक है ना। Precipitation is mainly in the form of snow and slate. तो टंड्रा बायोम में नेचुरल वेजिटेशन क्या होगा, देयर इज नो ट्री, ग्राउंड इज फ्रोजन, वेजिटेशन में मॉसेस एंड लिचन्स होंगे, ठीक है। समर के टाइम में ही थोड़ा बहुत फ्रूट निकलता है, बेरी बेयरिंग कुछ बुशेस होते हैं, आर्कटिक फ्लावर्स होते हैं दैट ब्लूम्स, है ना। जो हमारे नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर बोलते हैं, वो हम लोग स्प्रिंग सीजन में क्यों जाते हैं, बिकॉज उसी समय थोड़ा सा ब्लूम होता है, ठीक है ना। इन द समर बर्ड्स माइग्रेट नॉर्थ टू प्रे ऑन द न्यूमरस इंसेक्ट्स व्हिच इमर्ज व्हेन द स्नो थॉस। स्नो मेल्टिंग होने के बाद ही जो इंडिया में आ गए थे जो बर्ड्स थे, वो वापस जाते हैं और वहां पे फिर थोड़ा सा कुछ खा पी सकते हैं, अदरवाइज कुछ फ्रूट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहाँ से रहेंगे। तो बर्ड्स भी माइग्रेट कर जाते हैं, फिर से बर्ड्स वापस जाएंगे स्प्रिंग सीजन में, जब वहां पे स्नो का थॉइंग होगा, मेल्टिंग होगा। तो वहां पे और क्या टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, एनिमल्स में देखो कि सब ऐसे बाल बाल वाले व्हाइट हेयर वाले मिलेंगे, छोटा सा मुंह रहेगा, इतना सा छोटा साइज होगा, छोटा सा कान होगा, है ना। कान मतलब जो ईयर का होल है वो बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। इनका भी ऐसे ही है, ताकि अंदर में हीट ना जाए, और अच्छा खासा फर है, ठीक है ना। तो रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, वोल्स, मस्क ऑक्स, पोलर बियर, फ्लेमिंग, आर्कटिक हेयर। टकला मकान ना, आप जो बता रहे हो टकला मकान, कौन से, ये एक्चुअली डेजर्ट में आएगा, हाँ वो भी कोल्ड डेजर्ट में ही आएगा, क्योंकि वो उस एरिया में ही पूरा का पूरा बैरन लैंड है। आप जो क्वेश्चन किए हो उसमें पूरा बैरन लैंड है, ठीक। ओके, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। देखो एम्फीबियंस यहाँ पे भी होते हैं, हम लोग बोलते हैं वहाँ का इकोसिस्टम अच्छा है ना, एम्फीबियंस यहाँ पे नहीं रहेंगे। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव लॉन्गर लाइफ, है ना, हाइबरनेशन में जाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है इनका। प्रेजेंस ऑफ द थिक क्यूटिकल्स एंड एपिडर्मल हेयर, दिस विल बी देयर। मैमल्स का लार्ज बॉडी होता है, ताकि हीटिंग जो फैट होता है वो प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, हीटिंग अंदर में आने से, है ना। छोटा बॉडी होगा तो क्या है, सब जगह से हवा घुसता रहेगा, ठीक है ना। एंड
टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस। ये है। फिर तो हम लोगों ने कौन सा देखा, ये टंड्रा बायोम का है, ये दिस टंड्रा बायोम, ठीक है ना, बायोस्फीयर के अंदर में बायोम्स एंड दिस टंड्रा बायोम, है ना। इसके बाद जो देखेंगे वो फॉरेस्ट देखेंगे, और फॉरेस्ट में फिर जितने टाइप्स थे वो देखेंगे हम लोग। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर में भी आता है, जैसे इकोसिस्टम के अंदर में दो टाइप का हुआ, टेरेस्ट्रियल एंड ग्रासलैंड। टेरेस्ट्रियल में भी टेरेस्ट्रियल के अंदर तीन पार्ट था, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में फिर टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट। या तो यही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम लोग फिर से क्या करते थे, बायोम्स में ले आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक फीचर्स। वैसे ज्यादा अच्छा है कि ये जो फॉरेस्ट होता है ना, ओनली फॉरेस्ट बायोम के नाम से डालें, है ना। उसके भले अंदर में भले क्लासिफिकेशन कर दो, ये डिपेंड करता है कौन सी बुक को आप पढ़ रहे हो, है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ कि सेफ साइड में बायोम के अंदर में फॉरेस्ट डालो, ठीक है। और फॉरेस्ट में फर्दर क्लासिफिकेशन अलग अलग बायोम्स के क्लासिफिकेशन होंगे, या तो इकोसिस्टम के अंदर डालो, इकोसिस्टम के अंदर में फॉरेस्ट डाल दो, ठीक है ना। फिर इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दो सबका। तो ये एक तरीका है। तो वैसे क्वेश्चंस इसमें नहीं आएंगे क्योंकि उसमें कंट्राडिक्शंस होता है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में complex assemblage of the different kind of the biotic communities, soil plus climate plus local topography. It defines which kind of tree will be there. अच्छे से देखो, ये जो मैं शॉर्ट फॉर्म में बना देता हूँ ये एकदम चीस्ट होता है ना। एक सॉइल जहाँ पे होगा, जहाँ पे क्लाइमेट जैसा होगा, और टोपोग्राफी होगा। जैसे टोपोग्राफी में ये जेंटल स्लोपिंग है, ये तो फिर भी स्टीप हो गया, और जेंटल बनाते हैं, ये जेंटल। यहाँ पे जो ट्रीज हैं और यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो डिफर कर सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ सॉइल इज सेम एंड क्लाइमेट इज सेम। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे वाटर स्टोर नहीं हो पाएगा, वो चला जाएगा, और यहाँ पे स्टोर हो पाएगा, यहाँ पे स्टोर नहीं हो पाएगा, ये चला जाएगा। इवन नॉट ओनली वाटर जाएगा, वाटर के साथ ऊपर का फर्टाइल लेयर भी जाता जाएगा। तो द ट्रीज विच आर सर्वाइविंग हियर एंड द ट्रीज विच आर थ्राइविंग हियर विल बी हैविंग लेस इन न्यूट्रिशन, है ना। रीजन क्योंकि फर्टाइल लेयर नहीं मिलता। तो देख रहे हो कि लोकल टोपोग्राफी also defines the type of trees which will be found there. Climate is also there and the soil is also there. Forest may be evergreen also and deciduous also. ठीक है ना। ब्रॉड लिव्ड, नीडल लिव्ड, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का है दिखाते हैं, ठीक है ना। एक चीज समझ लो, नीडल लिव्ड तभी होगा जब उसको किसी तरीके से हार्श टेम्परेचर से बचना है उसको, ठीक है ना। हार्श टेम्परेचर से जिसको भी बचना है वो नीडल लिप होगा उसका। अब ब्रॉड लिप किसका होगा? जिसके अंदर का जो टेम्परेचर है उसको निकालना है किस तरीके से, जहां निकलते जाए, है ना, ज्यादा एक्सेस हो रहा है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो हम लोग देखेंगे कहाँ पे क्या। ओके, हाँ। तो फॉरेस्ट के अंदर में एक जो फॉरेस्ट होता है, वन ऑफ द फॉरेस्ट इज कोनिफेरस फॉरेस्ट, है ना, कोनिफेरस फॉरेस्ट। तो कोनिफेरस फॉरेस्ट नाम से लग रहा है कि कोन टाइप का रहना चाहिए। फॉरेस्ट में जितने ट्रीज होंगे सब कोन टाइप के होंगे, घर भी कोन टाइप का ही रहता है, क्रिसमस ट्री जैसा रहता है वैसा, ठीक है ना। तो कोनिफेरस फॉरेस्ट में इसको हम लोग बोरियल फॉरेस्ट एंड टाइगा फॉरेस्ट, उसको भी ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है ना, बोरियल फॉरेस्ट एंड टाइगा फॉरेस्ट। तो बोरियल फॉरेस्ट या टाइगा फॉरेस्ट, इसका स्पेसिफिक फीचर्स क्या है, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिक देखो, ये जैसे दिख रहा है, ये पिक्चर को बस इमेजिन करो, ठीक है ना। इसको ये क्या दिख रहा है, ये हमेशा से एवरग्रीन रहता है, ये एवरग्रीन रहता है। व्हाई? बिकॉज इसके जो लीव्स है वो फॉल ही नहीं कर पाते, है ना, और 50-60 साल तक एक ही लीफ अटैच रहता है। तो यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट सीजन नहीं आते, एक ही टाइप ऑफ सीजन रहता है। तो हमेशा से यहाँ पे तो सीजन जब डिफरेंट होंगे तभी तो लीव्स फॉल होंगे ना। बट जब सीजन तो यहाँ पे लीव्स फॉल होते हैं, पर लीव्स इतना तेजी से फॉल नहीं होते जितना तेजी से उसमें आ जाता है, और ये तो लीव्स बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, ठीक है ना। तो एवरग्रीन प्लांट स्पीसीज लाइक स्प्रूस, फर एंड पाइन, ये तीनों का नाम याद रख लो, स्प्रूस, फर एंड पाइन, ठीक है ना। ये कोनिफेरस फॉरेस्ट में आते हैं। इस जगह पे लॉन्ग विंटर्स एंड शॉर्ट समर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट्स, मॉडरेट डेंसिटी होता है। इसमें जो एनिमल्स होते हैं, लिंक्स, वोल्फ, वोल्वरिन, बियर, रेड फॉक्स, पोर्क्यूपाइन, स्क्विरल, एम्फीबियंस, ठीक है ना, ये सब मिलते हैं, ठीक है ना। वोल्वरिन, एक्समैन वाला वोल्वरिन जो होता है वही है, ठीक है ना। तो दिस वोल्वरिन इज नॉट देयर, दिस वोल्वरिन, ठीक है ना। इसका भी देखो ऐसे बना हुआ है, उसी के कंसेप्ट पर इसको बनाया है, ठीक है, वोल्वरिन। तो ये है कहाँ, टैगा, ठीक है ना। ये कहाँ पे, बोरियल फॉरेस्ट, टैगा,
वहां पे ये मिलेगा। सॉइल किस टाइप के हैं? सॉइल है पॉडजोल सॉइल, है ना। इसके न्यूट्रिएंट्स कम है। न्यूट्रिएंट्स क्यों कम है इस सॉइल पे? ऑब्वियस रीजन है, ट्रीज जो है फॉल नहीं करेंगे, डिकम्पोज नहीं करेंगे, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कहां से आएंगे? देयर इज नो पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग न्यूट्रिशन इन द सॉइल, द ट्रीज शुड बी डिकम्पोज्ड। ट्री तो क्या छोड़ो, डेड बॉडी भी डिकम्पोज नहीं हो पाता, ठीक है ना। कोई भी एनिमल्स का डेड बॉडी वो भी डिकम्पोज नहीं हो पाता, तो न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिंग वहां पे बहुत पुअर है। सो इकोसिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग वेरी वेल देयर, ठीक है ना। सो दिस सॉइल्स आर एसिडिक, आर मिनरल डेफिशिएंट। सॉइल एसिडिक होते हैं, पॉडजोलिक सॉइल होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। अब एसिडिक का रीजन मैं कैसे बताऊं आपको? इसमें एक्चुअली पता है, थोड़ा सा ज्योग्राफी ऑप्शनल में चला जाता है, तो उसको थोड़ा सा बस छोड़ दो, बस याद रखो पॉडजोल वो एसिडिक हो जाता है, उसी समझो, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी ऑफ ए बोरियल फॉरेस्ट आर लोअर देन दोज ऑफ एनी अदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी, कम्युनिटी, ये दोनों चीजें पुअर हैं। क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा सर्वाइवल के लिए मल्टीपल स्पीसीज के साथ अटैच रहते हो, उतना सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। टेम्परेचर 20 to 25, कोल्ड टेम्परेचर, फ्रीजिंग, प्रेसिपिटेशन क्वाइट लो होता है, बट फिर भी एवरग्रीन है। व्हाई? बिकॉज वो ट्रीज फॉल नहीं करते। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाई इट इज एवरग्रीन? रीजन इज दैट ट्रीज कैन नॉट फॉल, ट्रीज डजंट, ट्रीज नहीं, दैट लीव्स फॉल नहीं करते ज्यादा, ठीक है ना। इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, हर समय में थोड़ा थोड़ा स्नो फॉल होता रहता है। विंटर प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो, ठीक है ना। वैसे देखो, ये जो सेंटा क्लॉज है इतना सब पहन के आता है, ठीक है ना, क्रिसमस में। बस क्रिसमस तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी मनाते हो, तो वहां पे सेंटा क्लॉज नहीं आता होगा, है ना। तो वहां पे जो सेंटा क्लॉज आता हुआ वो तो बल्कि बनियान और इसमें आना चाहिए, है ना, धोती वोती में आना चाहिए, isn't it? क्योंकि वहां पे तो गर्मी का सीजन है, समर सीजन है। तो देखो कि अगर कोई कस्टम आर्टिफिशियली किसी दूसरे पे लेके जाते हो, तो आपको उस प्लेस के हिसाब से मॉडिफाइड होना पड़ता है, अच्छे से समझ, है ना। To leave your old habit once you are moving towards another geographical location, ठीक है ना। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे उसकी कस्टम्स के हिसाब से रहने से वो ज्यादा बेटर, मतलब वो ज्यादा अच्छे से आपका सर्वाइवल एश्योर होता है, ठीक। पर हम लोग क्या करते हैं, अपना कस्टम को लेके जाते हैं और वही सबसे बड़ा फ्रिक्शन का सेंटर बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अपने कस्टम्स को ओवरलैप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मान्यवर बोलता है कि आप सूट पहन के शादी में जाते हो, ये क्या मीटिंग में जा रहे हो क्या करके? वो सही में बात है सूट पहन के हम लोग जब शादी वादी में जाते हैं, सूट पहन के जाते हैं ना, तो भाई तो क्या वो शादी के लिए बना था कि किसके लिए बना था? वो मीटिंग्स वगैरह के लिए बना था कि शादी के लिए बना था? तो वाकई में जो ट्रेडिशनल कस्टम ड्रेसेस हैं उसको पहनना ज्यादा बेटर होता है, शेरवानी वगैरह जो होता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या है? ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये मॉडरेट डेंसिटी का होता है, स्ट्रेट एंड टॉल होता है, ठीक है ना। ये एवरग्रीन तो होता ही है, नो एनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यू लीव्स, 5-5 साल तक लीव्स रह जाते हैं। फूड स्टोर इन द ट्रंक्स, ये जो ट्रंक्स है इसमें फूड रहता है। तो बार्क इज थिक टू प्रोटेक्ट द ट्रंक फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड, ये जो बार्क इसका जो आउटर लेयर होता है वो बहुत थिक होता है ताकि कोल्ड से बच रहे। पर आप अगर ऐसे दिल बना दोगे उसके अंदर में, तो आपका पार्टनर तो बचे ना बचे, पर ट्री नहीं बच पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अवॉइड करो इस टाइप का करना, गंदगी करना। देयर कोनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांच प्रिवेंट्स नो एक्यूमुलेशन, इट ऑल्सो ऑफर लिटिल ग्रिप टू द विंड्स, ठीक है ना। सो ये क्या है, इसका ये ऐसा बना है कि ताकि इसमें स्नो ना एक्यूमुलेट हो सके, है ना। ये इस तरीके से बना रहता है ना कोनिकल शेप, ठीक है ना। तो याद रखना इसका बार्क है वो थिक है, पहला चीज, है ना। लीव्स रिप्लेस नहीं करते, ज्यादा तेजी से एवरग्रीन रहते हैं। सॉइल एसिडिक है, एकदम मतलब अच्छे से समझ जाना। ट्रीज तो हैं, एवरग्रीन ट्रीज हैं, ठीक है ना। और किस टाइप के एनिमल्स मिल रहे थे, वो वोल्वेरिन वगैरह दिख रहा था, वो सब दिख रहे थे, ठीक है ना। तो इससे आपको याद रहेगा, अदरवाइज कोनिफेरस फॉरेस्ट समझने की, याद करने की कोशिश करो मुश्किल होगा, ठीक। तो ये चीजें हैं वो आपका कोनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। ह्यूमस कंटेंट इज लो, ऑब्वियस रीजन। अंडरग्रोथ इज नेग्लिजिबल, क्यों अंडरग्रोथ नहीं होगा? अंडरग्रोथ तब होता है, नीचे में श्रब्स एंड हर्ब्स तब थ्राइव कर पाते हैं जब लीव्स जाएंगे और न्यूट्रिशन मिलेगा, तो अंडरग्रोथ इज नॉट पॉसिबल।
एनिमल मस्करैट, मिंक, सिल्वर फॉक्स, ये सब है, याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। कितने बजने वाले 12 बज गए ना, टाइमिंग उसका 11:57। ओके, तो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉफ्ट वुड हार्ड वुड के बारे में देखेंगे, क्या डिफरेंस है सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। क्विज एक आध दो सॉल्व करेंगे यूपीएससी का क्या है। ठीक है, तो ये है जो स्लाइड्स थे जो क्लास में कल क्लास में किया था उसको डाल दिया, अपलोड कर दिया, यू कैन चेक हियर।